नमस्कार विद्यार्थियों। प्राचीन भारत के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे और पिछले कुछ वीडियोस में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, उसके नामकरण के बारे में चर्चा करी थी। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम हमने जाना था, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई इसका भी अध्ययन किया था और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके नाम देखे थे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं जो महत्वपूर्ण हैं, किन्हें नगर की संज्ञा दी गई है और उसके अलावा यहाँ से जो महत्वपूर्ण स्थल है, किस स्थल की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, कहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो आज का चैप्टर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपको ये मालूम होगा कि वर्तमान में ये शहर कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे, किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रीलिम्स में और साथ ही साथ मेंस में लगातार पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये हाईली फैक्चुअल टॉपिक है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स जो होंगे आज के टॉपिक में कवर होंगे। पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि यार कितना सारा याद करें, लेकिन आपको यहाँ पर इस वीडियो को 3 से 4 बार देखना है और बार बार देखना है और इसको याद करना है। क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब आपको ये पता होगा कि यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, तब आप यहाँ के जीवन को समझ पाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके का व्यापार होता था, किस तरीके से लोग रहते थे, क्या इन लोगों की धार्मिक मान्यताएं थी, अंधविश्वास को मानते थे कि नहीं मानते थे। तो ये अगर आप आज के चैप्टर का अच्छे से अध्ययन करेंगे, यहाँ की जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनकी विशेषताएं हैं, तो आपको आगे चल के जो आने वाले टॉपिक होंगे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जीवन की जब हम बात करेंगे तो वो आपको काफ़ी आसान लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण स्थलों की अगर हम बात करें तो आप सभी को ये ज्ञात होगा कि अभी तक इस सभ्यता के लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं और लगातार उत्खनन जारी है और समाचार पत्रों में लगातार आ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का अभी नया स्थल खोजा गया है। तो आपको लगातार ये अध्ययन करते रहना है कि कौन सा जो नया स्थल है वो प्रकाश में आया है। तो अभी तक इसके लगभग 1500 स्थलों की खोज हो गई। हमें सभी स्थलों को नहीं पढ़ना है, हम इसके 20 से 25 स्थलों का ही अध्ययन करेंगे और इन 20 से 25 स्थलों के अंतर्गत ही प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी तक कुल 1500 स्थल जो है वो खोजे जा चुके हैं, लेकिन 1500 स्थल में जो स्थल हैं केवल 7 ही स्थल हैं जिन्हें नगर की संज्ञा प्रदान की गई। तो केवल 7 स्थलों को नगर की संज्ञा प्रदान की गई। अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन से जिन्हें नगर की संज्ञा प्रदान की गई। तो सबसे पहले आ जाएगा हड़प्पा, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद चनहूदड़ो, चनहूदड़ो के बाद कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, वनवाली या वनावली। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे 7 स्थल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 स्थलें यहाँ पर 1000 से ज़्यादा प्रमाण प्राप्त हुए या अधिक से अधिक प्रमाण यहाँ पर प्राप्त हुए और इस कारण जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने इसे नगर की संज्ञा प्रदान की है। तो ये जो स्थल हैं इनका हम बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे। हो सकता है कि हर शहर का, हर नगर का अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए ताकि आप एक एक नगर का विस्तृत रूप से अध्ययन करके और उसकी विशेषताओं को अच्छे से समझ पाएँ। साथ ही साथ आप इसके नोट्स बनाएं। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे फैक्चुअल प्रश्न होंगे, तो जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी उनके साथ साथ मैं आपको बताते जाऊँगा कि यहाँ ये प्रश्न जो है पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो वो आपको नोट डाउन करके रखना है, उसे अच्छे से याद रखना है और साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी तैयार करते जाइए। इसके साथ साथ यहाँ पर हम कुछ अन्य स्थलों की भी चर्चा करेंगे। अन्य स्थलों में हम 15 से 20 स्थल देखेंगे। अब ये 15 से 20 स्थल ही इसलिए हम देखेंगे 1500 स्थलों में से, क्योंकि लगातार यहीं से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन 7 स्थलों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ से हम इनकी वर्तमान की स्थिति, इनकी खोज किसने करी, कौन सी नदी के किनारे, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण विशेषताएं 1 1 2 2 पंक्ति की, उनका अध्ययन करेंगे।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग 75 से 80% जो प्रश्न है वो इन्हीं 7 स्थलों से आ जाते हैं। बाकी 20 से 25% जो प्रश्न आने की संभावना होती है वो यहाँ से आती है। तो आपको इस चैप्टर का बहुत अच्छे से अध्ययन करना है ताकि कभी भी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उसकी विशेषताओं से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाएँ। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो है ये सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। तो एक एक स्थल को उठाएंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा। चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल है, सबसे पहले खोजा गया था। तो पहले इसकी वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और मांटगोमरी जिला में स्थित था। अभी इसका जो आधुनिक नाम हो गया है वो हो गया है साहिवाल। ठीक है, तो साहिवाल जिले के अंतर्गत आता है। तो ये आधुनिक अगर हम वर्तमान में देखें तो मांटगोमरी को साहिवाल जिले के नाम से जाना गया है। तो हड़प्पा कहाँ पर? पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, मांटगोमरी जिला, वर्तमान में से साहिवाल के नाम से जाना जाता है। अब ये कौन सी नदी के तट पर है? तो ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, सीधा प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, बाएं तट पर है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो जब हड़प्पा शहर की खोज हुई तो इस समय किसके निर्देशन में इसकी खोज की गई थी? तो हमने पुराने वीडियोस में देखा था कि जो ASI डिपार्टमेंट था उसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, डायरेक्शन में, यहाँ पर सुपरविजन की अगर हम बात करें तो किसका निर्देशन था? सर जॉन मार्शल का। तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। अब इसके खोजकर्ता कौन है? तो अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो दयाराम साहनी। फिर इनके सहायक के रूप में जो थे उनका नाम है माधो स्वरूप वत्स। तो इनके सहायक कौन थे? माधव स्वरूप वत्स। अब खोजने का वर्ष पूछ लिया जाता है कि इसे कब खोजा गया? तो वर्ष 1921 में। अब उत्खनित ये पहला स्थल है, या ऐसे हम बोल सकते हैं प्रारूप स्थल है या पुरा स्थल पूछ ले कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा। अब यहाँ से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी सबसे पहली जानकारी किसने प्रोवाइड करी थी? तो इसकी पहली जानकारी 1826 में जॉन मैसन के द्वारा हड़प्पा के टीले की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। तो पहली जो जानकारी है वो जॉन मैसन ने दी थी। हमने पहले वीडियो में इसकी चर्चा करी थी। फिर 1853 से 1856 के बीच में कराची से लाहौर रेलवे लाइन जा रही थी, तब अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी यहाँ हड़प्पा के बारे में उन्हें जानकारी मिली थी, लेकिन वो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो हड़प्पा से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखनी है, ये सबसे पहले हमने इसकी बात कर ली। फिर यहाँ की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, मांटगोमरी जिला, वर्तमान में साहिवाल के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी नदी के किनारे है? तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। किसके मार्गदर्शन में इस स्थल की खोदाई की गई? तो सर जॉन मार्शल। खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। उनकी सहायता करने के लिए कौन उपस्थित थे? तो सहायक के रूप में माधव स्वरूप वत्स। खोजने का समय है 1921। खोजा गया पहला स्थल पुरा स्थल या प्रारूप स्थल है तो हड़प्पा। और हड़प्पा के बारे में जो पहली जानकारी हमें प्रदान की गई थी वो 1826 में जॉन मैसन के द्वारा। अब हम हड़प्पा की विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हड़प्पा जो था ये 2 भागों में विभक्त था। ठीक है, तो हड़प्पा की अगर हम बात करें तो हड़प्पा जो है ये 2 भागों में विभक्त था। थोड़ा सा और दूर इसे बना लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कौन सा टीला हो गया, ये पूर्वी टीला, सॉरी पश्चिमी टीला, और ये कौन सा टीला हो गया, पूर्वी टीला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप दोनों में अंतर कर पा रहे होंगे तो जो पूर्वी टीला था वो आकार में पश्चिमी टीले की अपेक्षा देखा जाए तो बड़ा हुआ करता था, जबकि पश्चिमी टीला आकार में कैसा होता था, छोटा होता था। लेकिन पूर्वी टीले को यहाँ पर नगर की संज्ञा दी गई। अब इसे नगर की संज्ञा क्यों दी गई, क्योंकि यहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग, श्रमिक वर्ग के लोग या आम लोग यहाँ पर रहा करते थे। वहीं पर अगर हम पश्चिमी टीले की बात करें तो पश्चिमी टीले में जो प्रशासनिक इकाइयों से संबंधित लोग थे वो रहा करते थे, साथ ही साथ पुरोहित वर्ग के लोग यहाँ पर रहा करते थे। पूर्वी टीले की अपेक्षा पश्चिमी टीला जो होता था वो अधिक ऊंचाई पर स्थित होता था। ऊंचाई पर इसलिए बनाया जाता था क्योंकि जब कभी भी बाढ़ आए तो इससे उसकी सुरक्षा की जाए, या जब कोई बाह्य आक्रमण हो या कोई युद्ध हो किसी के साथ तो पश्चिमी टीले तक पहुंचने में उसे समय लगे। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पश्चिमी टीला जो था वो पूर्वी टीला से अधिक ऊंचाई पर बनाया गया था। और यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं कि पूर्वी टीले की अपेक्षा पश्चिमी टीला जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब पश्चिमी टीले के चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार हुआ करती थी। क्या होती थी, सुरक्षा दीवार। सुरक्षा दीवार को यहां पर अगर हम बोलें तो इसे परकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परकोटा। साथ ही साथ इससे दुर्ग, या इस कारण इसका नाम जो हो गया वो दुर्ग टीला पड़ गया, या इसे गढ़ी टीले के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पश्चिमी टीला था इसकी सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती थी जिसे दुर्ग या परकोटा के नाम से जाना जाता था, और इसी आधार पर जो पश्चिमी टीला है इसका नाम क्या पड़ गया, दुर्ग टीला। इसे हम नगर बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, दुर्ग टीला। अब जो परकोटा था उसके जो अंदर ईंटें लगाई गई थी, अंदर कच्ची ईंटें लगाई जाती थी और इसके बाहर तरफ पक्की ईंटें लगाई जाती थी। और इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई होती थी वो लगभग 12 मीटर हुआ करती थी। तो अगर हम देखें तो 12 मीटर सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ऊपर होता है, ऊंचा होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पश्चिमी टीला था वो चारों तरफ एक दीवार से, सुरक्षा दीवार से घिरा होता था जिसे परकोटा कहा जाता था। इसके अंदर की तरफ कच्ची ईंटें लगाई जाती थी, बाहर की तरफ पक्की ईंटें लगाई जाती थी, और इसकी जो ऊंचाई थी, परकोटे की ऊंचाई थी वो लगभग 12 मीटर। अब पश्चिमी टीला के डायमेंशन की भी हम बात कर लेते हैं। तो जो पश्चिमी टीला था ये उत्तर से दक्षिण अगर हम देखें तो 196 मीटर लंबा था, और अगर हम यहाँ पर देखें तो सॉरी ये लगभग, यहाँ पर मैंने छोटा बना दिया है, ये 420 मीटर होता था, और ये वाला जो हिस्सा होता था ये 196 मीटर होता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसकी जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई होती थी ये ज़्यादा होती थी, 400 मीटर होती थी, जबकि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई होती थी वो कितनी थी, मात्र 196 मीटर। अब पश्चिमी टीला के उत्तर में भी एक टीला पाया गया है और दक्षिण में भी एक टीला पाया गया है। तो उत्तर में जो टीला पाया गया है उसका नाम एफ टीला रखा गया है। तो इसे क्या कहा गया है, एफ टीला। और इसके दक्षिण में जो टीला पाया गया है उसे ए बी टीला कहा गया है। और ये दोनों नामकरण जो हैं ये मार्टिमर व्हीलर ने प्रदान किए। तो व्हीलर के अनुसार अगर हम देखें तो जो पश्चिमी टीला था, पश्चिमी टीला के उत्तर में जो टीला था, उत्तरी टीला था, उसे एफ टीला कहा जाता था, और जो दक्षिणी टीला था उसे ए बी टीला कहा जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हड़प्पा में पश्चिमी टीला था उसके उत्तर में कौन सा टीला था, एफ टीला, और दक्षिण में कौन सा था, ए बी टीला। किसने इन्हें नाम दिया है, तो मार्टिमर व्हीलर महोदय ने इन्हें एफ टीला और ए बी टीला नाम दिया है। अब उत्तरी टीला जो है, उत्तरी टीले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर
दो पंक्तियों में 6-6, दो पंक्तियों में 6-6 के अनुपात में कुल 12 अन्नागार मिले। अन्नागार का मतलब यहाँ पर अनाज जो था वो स्टोर करके रखा जाता था, जो अधिक उत्पादन होता था उसे इस अन्नागार में रख दिया जाता था ताकि अगर कोई विषम परिस्थिति हो तो उस समय इसका उपयोग किया जा सके। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 12 कमरों वाला अन्नागार कहाँ से मिला, तो हड़प्पा से मिला। या 6x6 की पंक्तियों में, दो पंक्तियों में 12 अन्नागार कहाँ से मिले, तो हड़प्पा से मिले। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो इनका जो कुल क्षेत्रफल है वो 2745 वर्ग मीटर है और प्रत्येक कमरे की अगर हम बात करें तो ये 50x20 मीटर हुआ करता था, यानी 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा हुआ करता था। तो ये आपको याद रखना है कि जो 12 अन्नागार मिले हैं उसका कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल था 2745 वर्ग मीटर और प्रत्येक कमरे की अगर हम बात करें तो प्रत्येक कमरा 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा हुआ करता था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर उत्तर में, नॉर्थ में और यहाँ पर साउथ में यानी दक्षिण में, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8, कुल 15 श्रमिक आवास मिले। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7, कुल कितने, 15 श्रमिक आवास मिले। साथ ही साथ यहाँ पर 18 चबूतरे मिले। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने चबूतरे मिले, 18 चबूतरे भी मिले। तो यहाँ पर इस तरीके से इन साक्ष्यों के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर अनाज जो था वो स्टोर करके रखा जाता था, यहाँ पर श्रमिक रहते थे और इन चबूतरों पर इन अनाज की कुटाई की जाती थी, कूटने का काम किया जाता था। क्योंकि यहाँ पर 18 जो चबूतरे हैं इनके छेदों में से हमें गेहूँ और जौ के अवशेष प्राप्त हुए। तो यहाँ से हमें इन चबूतरों से किसके अवशेष प्राप्त हुए, गेहूँ और जौ के अवशेष प्राप्त हुए। अब ये जो 15 श्रमिक आवास थे यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। तो अगर हम 15 श्रमिक आवास की बात करें तो प्रत्येक कमरे का जो व्यास था वो लगभग 3.20 मीटर था। तो डायमीटर कितना था, 3.20 मीटर। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है। तो बर्तन था, उसमें एक पेंटिंग बनाई गई है जिसमें नदी है, नदी के अंदर नाव है और नाव के अंदर एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है, मछुआरा है, और वो क्या फेंक रहा है, जाल। तो हमने क्या देखा कि एक बर्तन पर क्या मिला, मछुआरे का चित्र। फिर यहाँ पर शंख का बना वेल भी प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ पीतल का इक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है। और यहाँ से हमने देखा जो 18 चबूतरे थे यहाँ से गेहूं और जौ के क्या मिले, अवशेष मिले। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम गेहूं और जौ के अवशेष कहाँ से मिले, हड़प्पा से। तो सर्वप्रथम क्यों, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था। तो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया और वहीं से गेहूं और जौ के अवशेष हमें प्राप्त हुए। तो सर्वप्रथम गेहूं और जौ के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए, हड़प्पा से। तो जो हमने अभी बनाया उसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, अभी थोड़ा सा और बता देते हैं, फिर इकट्ठा रिवाइज करवा देंगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि श्रमिक आवास से हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई। अब हम दक्षिणी टीले की बात कर लेते हैं। तो दक्षिणी टीले में यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान जिसे समाधि R37 कहा जाता है। अब समाधि R37 क्यों कहा जाता है, क्योंकि R से रावी नदी की बात कही गई। ये जो कब्रिस्तान थे रावी नदी के पास किनारे था, इसलिए इसका नाम रखा गया R। और यहाँ से 37 समाधान के साक्ष्य मिले, इसलिए इसका पूरा जो नाम पड़ गया वो समाधि R37। अब अगर हम यहीं पर बात करें तो यहाँ पर एक जो कब्र मिली है उसमें लकड़ी के ताबूत के अंदर एक व्यक्ति को दफनाया गया है।
कुछ ताबूतों के अंदर अगर हम देखें तो पत्थर के फलक या ब्लेड मिले हुए हैं, कुछ के अंदर सुरमा लगाने की सलाई मिली हुई है, कुछ के अंदर सीपी की चम्मच भी मिली हुई है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार के समाधान का हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन थी, इन लोगों को जो दफनाने की प्रक्रिया थी, इनका जो सिर हुआ करता था वो हमेशा उत्तर की दिशा में हुआ करता था और जो पैर होते थे वो दक्षिण की दिशा में हुआ करते थे। तो जो दफनाने की प्रक्रिया थी वो सब में सिमिलर मिली है। इनका जो पैर था वो पैर इनको हमेशा इनका सिर जो था उत्तर की तरफ रहता था और जो पैर रहते थे वो कहाँ रहते थे, दक्षिण की तरफ। तो जो R37 है ये पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके लिख लें कि सिमेट्री R37 या ग्रेवयार्ड कहाँ से मिला है। तो पश्चिमी टीले के दक्षिण में कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम समाधि R37 है। और यहाँ पे एक लकड़ी के ताबूत के अंदर व्यक्ति को दफनाया गया। किसी के अंदर, एक के अंदर सुरमा की सलाई रखी मिली हुई, किसी के अंदर कांसे के दर्पण भी मिले हुए और सीपी की चम्मच मिली हुई है और पत्थर के फलक या ब्लेड भी रखे हुए मिले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण 1934 में एक और यहाँ पर साक्ष्य मिला जिसका नाम एच समाधि रखा गया है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का माना जाता है। तो यहाँ पर एक और हमें कब्र मिली है जिसका नाम क्या रखा गया है, एच समाधि। तो अगर ये पूछा जाए एच समाधि कहाँ से प्राप्त हुई है तो कहाँ से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो हमने देख ली। अब पूर्वी टीले से क्या मिला है, तो पूर्वी टीले से सर्वाधिक अभिलेखीय मुद्राएं प्राप्त हुई। सर्वाधिक अभिलेखी मतलब मुद्राओं के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। साथ ही साथ यहाँ से तावे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो हमने चर्चा करी ये हमने हड़प्पा के बारे में चर्चा कर ली और ये आपको याद रखना है। एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान पंजाब प्रांत माल्टगोमरी ज़िले में है, वर्तमान में साहिवाल जिला है, रावी नदी के बाएं तट पर है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जब इसकी खोदाई हुई तो किसके मार्गदर्शन में इसकी खोदाई हुई, सर जॉन मार्शल, खोजकर्ता दयाराम साहनी, सहायक थे माधव स्वरूप वत्स। खोजने का जो वर्ष है वो 1921 है। सबसे पहले हड़प्पा की ओर इशारा किसने किया था, तो 1826 में जॉर्ज मैसन ने। और हड़प्पा जो था ये दो टीलों के अंतर्गत दो भागों में विभाजित था, एक पूर्वी टीला था और एक पश्चिमी टीला था। पूर्वी टीला में आम लोग या मजदूर श्रमिक लोग रहते थे, इसलिए इसे नगर की संज्ञा कही गई है। यह पश्चिमी टीले की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, ये कम हाइट पर होता था, जबकि पश्चिमी टीला जो है वो पूर्वी टीले की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित होता था। यानी सुरक्षा की यहाँ पर ज़्यादा व्यवस्था की जाती थी और इस आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर महत्वपूर्ण लोग रहते थे जो प्रशासनिक इकाइयों में से संबंधित थे या पुरोहित वर्ग के लोग रहा करते थे। तो इसे नगर की संज्ञा दी गई। अब जो पश्चिमी टीला है इसके चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार बनाई गई जिसे परकोटा या दुर्ग कहा जाता है और इस आधार पर पश्चिमी टीले को क्या कहा गया है, दुर्ग टीला कहा गया है। अब पश्चिमी टीले में जो परकोटा है अगर हम देखें तो उसके अंदर की ओर कच्ची ईंटें लगाई गई, बाहर की ओर पक्की ईंटें लगाई गई है और जो परकोटे की ऊंचाई थी वो लगभग 12 मीटर थी। अब हमने देखा कि जो पश्चिमी टीला था ये 420 मीटर इसकी लंबाई थी उत्तर से दक्षिण, और अगर हम देखें तो पूर्व से पश्चिम मात्र 196 मीटर था। अब इसके उत्तर में एक टीला मिला और इसके दक्षिण में एक टीला मिला है। उत्तर में जो टीला मिला है उसका नाम एफ टीला रखा गया, दक्षिण में जो टीला मिला उसका नाम ए बी टीला रखा गया। एफ टीला और ए बी टीला नाम किसने दिया, मार्टिमर व्हीलर ने दिया है। अब उत्तरी टीले में 6/6 के अनुपात में दो पंक्तियों में कुल 12 कमरों का अन्नागार मिला है। यहाँ अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। इसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर है। प्रत्येक कमरे की बात करें तो प्रत्येक कमरा 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा हुआ करता था। साथ ही साथ यहाँ पर 18 चबूतरे मिले हैं और 18 चबूतरों के बाद अगर हम देखें तो उत्तरी टीला के उत्तर में 8 और दक्षिण में 7 श्रमिक यानी कुल 15 श्रमिक आवास मिले। और
ऐसा माना जाता है कि श्रमिक यहाँ पर रहते थे, यहाँ से अनाज लाया जाता था और इन चबूतरों पर अनाज को कूटा जाता था, क्योंकि इन चबूतरों के छेदों से हमें गेहूं और जौ के अवशेष मिले। तो गेहूं और जौ के सर्वप्रथम अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से। अब हमने देखा कि जो श्रमिक आवास है उसके प्रत्येक कमरे का व्यास कितना होता था? 3.20 मीटर। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से भी हमें गेहूं जौ के अवशेष मिले और साथ ही साथ एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है, पीतल का इक्का मिला है, शंख का बना बैल मिला हुआ है। अब यहाँ आ जाते हैं दक्षिणी टीले यानी ईवी टीले की बात करें तो यहाँ से कुल 37 सब मिले हैं, जैसे हमने कब्रिस्तान माना है और इसका नाम हमने क्या रखा है? समाधि R37। और इनमें से एक जो कब्र है उसमें लकड़ी के ताबूत के अंदर लाश को रखा गया है और कुछ में कांस्य के दर्पण मिले हैं, कुछ में सीपी की चम्मच मिली है, कुछ में सूरमा की सलाई रखी हुई मिली है, कुछ में अगर हम देखें तो पत्थर के फलक या ब्लेड रखे हुए मिले हैं। और 1934 में यहाँ से एक कब्र मिली है, उसका नाम हमने एच समाधि रखा है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का माना गया है। और इन सब के अगर हम इन कब्रों की बात करें तो जो लाश होती थी या जो व्यक्ति को दफनाया जाता था उसका सिर उत्तर की ओर होता था और पैर दक्षिण की ओर होते थे। ये समानता यहाँ पर सभी समाधियों में या सभी समाधानों में हमें देखने को मिलती है। अब पूर्वी टीले की बात करें तो पूर्वी टीले को नगर कहा जाता था। यहाँ से सर्वाधिक अभिलेखीय मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। तो ये हमने किसकी चर्चा कर ली? हड़प्पा की। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें, ये फिगर बनाने का प्रयास करें, नए तरीके से हमने पढ़ाने का आपको प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और हड़प्पा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से अगर देखा जाए तो पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो इस हड़प्पा की जो विशेषता है इसको आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है ताकि पेपर में जब भी प्रश्न आए तो आप उसका आंसर लगा पाएँ। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे मोहनजोदड़ो की। धन्यवाद।